चैप्टर अपने चैप्टर से कंटिन्यू करते हैं और 11th नंबर क्वेश्चन पे थे हम लोग। ठीक है, तो आइए 11th नंबर क्वेश्चन को शुरू करते हैं। 11th नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अ बॉडी कंस्ट्रेन्ड टू मूव अलोंग द जेड एक्सिस। एक बॉडी है जो कि जेड एक्सिस में मूव कर सकती है विद अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ एफ, और वो एफ फोर्स किससे दे रखा है मुझे, तो एफ फोर्स दे रखा है आई माइनस आई कैप 2 जे कैप प्लस 3 के कैप, वेर एक आई कैप जे कैप के कैप आर द यूनिट वेक्टर्स इन एक्स वाई जेड डायरेक्शंस। ये अपन को प्रोवाइडेड है। क्वेश्चन बोल रहा है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द फोर्स इन मूविंग द बॉडी थ्रू अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर अलोंग द जेड एक्सिस। मतलब जेड एक्सिस में ही बॉडी को मूव करवाया गया है, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में उसमें डिस्प्लेसमेंट 0 है। सो इस टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहले तो मैं डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालना चाहूंगा। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए हमें पता है एक्स और वाई एक्सिस के अंदर कोई भी मूवमेंट नहीं है, जो भी मूवमेंट है वो जेड में है। सो वी कैन से दैट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, एंड एक्स 0 हो गया 0 आई कैप, वाई भी 0 हो गया 0 जे कैप, एंड जेड एक्सिस के लिए हमें डिस्टेंस कितना प्रोवाइडेड है, तो जेड एक्सिस के लिए डिस्टेंस प्रोवाइडेड है 4 मीटर। सो डायरेक्टली वी कैन से जेड 4 के कैप और आगे क्या लगा देंगे, मीटर्स लगा देंगे। Similarly, F vector force vector तो हमें provided है which is equal to minus I cap plus 2J cap plus 3K cap न्यूटन में। Now the question states कि भाई वर्क डन निकाल के बताओ, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। फोर्स वेक्टर इज माइनस आई कैप प्लस 2J कैप प्लस 3K कैप डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज 4K कैप ओनली। अब देखो आई को आई से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर विल बी 0, जे को जे से भी करोगे आंसर 0, और के को के से किया तो आंसर 12। सो द आंसर इज 12 जूल। सो 12 जूल मेरे पास आंसर निकल के आ गया। कैसे आंसर निकल के आया 12 जूल, बिकॉज वी नो दैट इन दिस पर्टिकुलर केस जो भी मूवमेंट है वो जेड एक्सिस में है, तो जो वेक्टर बना डिस्प्लेसमेंट वेक्टर वो भी सिर्फ जेड एक्सिस के लिए ही बना, प्लस 4K कैप। और अपन को वर्क डन निकालना है तो अपन फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कर देंगे और मेरे पास आंसर निकल के आ जाएगा वर्क डन का। फटाफट बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं, फास्ट सिंपल सा। The next question says an electron and a proton are detected in a cosmic ray experiment. The first with kinetic energy of 10 kilo electron volt and the second with 100 kilo electron volt. तो मैं एक चीज बता देता हूं, आज से एक चीज ध्यान में रखो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज ऑल्सो ए यूनिट ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी एनर्जी की ही यूनिट होती है। मान लीजिए अगर मेरे पास 1 जूल की एनर्जी है, सो 1 जूल एनर्जी इज इक्वल टू, और 1 जूल ना बोल करके अपन इसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को बोल सकते हैं 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल्स। दैट मीन्स 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज दिस मच जूल्स। ठीक है, अब मेरे पास यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइडेड है वो किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। पहली बात तो किलो को अपन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और उसके बाद इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 पावर माइनस 19 जूल के बराबर होता है। ठीक है, और इसी को हम चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ये जो नंबर है यहाँ पर, ये जो डिजिट है, इसी को क्या कहा जाता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है दैट चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 1.6 10 पावर माइनस 19, और यही जूल के अंदर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर होता है। चलिए, क्वेश्चन अपन से कह रहा है कि इतनी इतनी इनकी काइनेटिक एनर्जीज हैं प्रोवाइडेड हमें। चलिए, क्वेश्चन कह रहा है विच इज फास्टर इलेक्ट्रॉन और द प्रोटॉन, और ऑब्टेन द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जीज। इनके काइनेटिक एनर्जी का रेशियो भी हमें बताइए। फिर इसने बता भी रखा है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कितने के बराबर होता है। ठीक है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है, मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, ये सारी चीज अपन को क्वेश्चन के अंदर गिवन है। नाउ वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। यहां से अगर मैं वेलोसिटी का रिलेशन निकालूं, सो वेलोसिटी विल बी इक्वल टू 2k बाय m अंडर रूट। ठीक है, अपन ने अब ऊपर वाले फॉर्मूले में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके स्क्वायर रूट ले लिया दोनों तरफ। जैसे स्क्वायर रूट लिया तो मेरे पास ये रिलेशन निकल के आया। Now we want to calculate the ratio of both their speeds। तो हम velocity of electron divided by velocity of proton करेंगे। velocity of electron करते ही मेरे पास ऊपर की तरफ बनेगा 2 into
काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइडेड बाय अंडर रूट 2 काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय मास ऑफ प्रोटॉन। अब इसको अपन सॉल्व करते हैं तो मेरे पास आंसर बनेगा, देखो 2 से 2 कैंसिल, हमें पास बनेगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन, और ये पूरा का पूरा केस में आ जाएगा, अंडर रूट में आ जाएगा। नाउ वी कैन इजीली कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। इसको सॉल्व करेंगे तो अंदर मैं सारी वैल्यूज को पुट कर सकता हूँ। डायरेक्टली काइनेटिक एनर्जी को मैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही पुट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं जब जूल में इसको कन्वर्ट करूंगा तो मैं ऊपर और नीचे 1.6 into 10⁻⁻19 से मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों करूंगा और वो अल्टीमेटली कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो डायरेक्टली वी कैन से, ऊपर मैं लिखूंगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 10 डिवाइडेड बाय काइनेटिक एनर्जी ऑफ प्रोटॉन विच इज 100 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ प्रोटॉन विच इज 1.67 into 10⁻⁻27 divided by mass of proton mass of electron which is 9.11 into 10⁻⁻31। अब यहां से इसको सॉल्व करने के बाद, इस रिलेशन को सॉल्व करने के बाद हम वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन के बीच में रिलेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि यहाँ से अप्रोक्सीमेटली 13.5 के बराबर आ जाएगा। आप लोग चेक करके देखना, 13.5 के बराबर आपको रिलेशन देखने को मिलेगा। दैट मींस वी कैन से वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 13.5 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 13.5 टाइम्स वेलोसिटी ऑफ प्रोटॉन। इसका मतलब वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन की 13.5 गुना ज्यादा है प्रोटॉन की वेलोसिटी से। सो वी कैन से दैट द इलेक्ट्रॉन इज मूविंग fast. So we can say the electron is moving fast. इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बहुत तेज मूव कर रहा है, ज्यादा तेज ट्रैवल कर पा रहा है। सिंपल सा तरीका था। तो बेटा देखो ध्यान से, आपको इस क्वेश्चन के अंदर काइनेटिक एनर्जीज प्रोवाइडेड थी, मास प्रोवाइडेड थे, वेलोसिटी का रेशियो पूछा था, और हम जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास हाफ mv² होता है। तो रिलेशन से अपन ने डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया, कोई भी दिक्कत अपन को नहीं आई। फटाफट बताइए यहाँ तक सबको क्लियर है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट, अ रेन ड्रॉप। अच्छा क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है अपने पास 13th क्वेश्चन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप अपनी बुक्स के अंदर इसे स्टार लगा लो, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेगा वर्क पावर एनर्जी। ये बोल रहा है एक रेन ड्रॉप है मेरे पास जिसका रेडियस 2 मिलीमीटर है, वो नीचे गिरता है रेन ड्रॉप फ्रॉम ए हाइट ऑफ 500 मीटर अबव द ग्राउंड। इट फॉल्स विद डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू विस्कस रेजिस्टेंस, ठीक है, until at half the height it attains the maximum terminal speed and moves with constant speed thereafter। पहले तो डायग्राम को समझेंगे और देखेंगे क्या हो रहा है। डायग्राम कह रहा है कि ये मेरे पास ग्राउंड है, दिस इज द ग्राउंड, यहाँ पर मैंने ग्राउंड बनाया है, और ग्राउंड से 500 मीटर अबव, ग्राउंड से 500 मीटर अबव ये लो एक रेन ड्रॉप है इस तरीके से, और ये रेन ड्रॉप नीचे गिरती है, ठीक है, नीचे गिर रही है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी। तो इस पर नीचे mg फोर्स डाउनवर्ड एक्ट कर रहा होगा, ठीक है, इस पे mg डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, सिंपल सी बात। चलिए, बोल रहा है कि हाफ हाइट तक ये अपने डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन के साथ मैक्सिमम टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर लेती है, ठीक है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ मैक्सिमम टर्मिनल वेलोसिटी को अटेन कर लेती है, और उसके बाद ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे गिरती है। किससे नीचे गिरती है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी से नीचे गिरती है। ये क्वेश्चन ने अपन को प्रोवाइड कर रखा है। क्वेश्चन अब कह रहा है कि भाई कैलकुलेट करके बताइए व्हाट इज द वर्क डन बाय ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द ड्रॉप इन इट्स फर्स्ट एंड हाफ सेकेंड हाफ ऑफ द जर्नी। मतलब फर्स्ट हाफ आपको ऊपर यहाँ दिखा और सेकेंड हाफ आपको नीचे दिखा। इन फर्स्ट हाफ और सेकेंड हाफ में कितना इसने वर्क डन किया होगा ग्रेविटेशन फोर्स ने, ये अपन से पूछा जा रहा है। तो ये बताइए। देखिए, अगर पूरी हाइट 500 मीटर है तो हाफ कितनी हो जाएगी? 250 मीटर हो जाएगी।
सिमिलरली सेकेंड हाफ भी अपने पास कितनी हो जाएगी, तो सेकेंड हाफ विल ऑल्सो बी 250 मीटर। सिंपल सी बात। क्वेश्चन के अंदर अपन को क्या क्या प्रोवाइडेड है, तो क्वेश्चन के अंदर अपन को प्रोवाइडेड है 2 मीटर 2 mm की डायमीटर, तो डायमीटर इज इक्वल टू 2 mm, तो रेडियस यहाँ से कितना आ जाता है 1 mm आ जाता है। ठीक है, हाइट अपन को कितनी प्रोवाइडेड है, तो हाइट इज 500, तो हाइट इज 500 एंड h1 h2 की बात करें जो हाफ ऑफ हाइट्स थी, तो उनकी बात करें तो वो दैट विल बी 250 मीटर्स। चलिए, वाटर की अगर डेंसिटी देखी जाए, बेटा ध्यान से याद करना है आज की क्लास में, वाटर डेंसिटी की अगर मैं बात करूं, सो दैट इज रो इज इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आप लर्न कर लो, ये सबको याद होनी चाहिए कि 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम के अंदर वाटर का जो मास होता है दैट इज 1000 किलोग्राम। ये आप सभी को याद होना चाहिए। चलिए, यहां से डेंसिटी से मास ऑफ रेन ड्रॉप निकाल सकता हूं मैं। मास कैसे निकालूंगा भाई, डेंसिटी से मास कैसे निकालते हैं, मास इज इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। डेंसिटी है 10 की पावर 3, वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब। yes or no, 4/3 pi r cube, and we can calculate the particular mass of the raindrop from this equation। और कैसे निकालेंगे, तो वैल्यूज को पुट कर दो। अब वैल्यूज को कैसे पुट करो, आप यहाँ पर लिखोगे 10 पावर 3 मल्टीप्लाई बाय 4/3 मल्टीप्लाई बाय 22/7 मल्टीप्लाई बाय आर की वैल्यू कितनी रखिए 1 मिलीमीटर। 1 मिलीमीटर को अपन मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10 पावर -3 से मल्टीप्लाई करने के बाद इसका कर देंगे क्यूब, तो ये लो क्यूब। ठीक है, सो फ्रॉम दिस पर्टिकुलर इक्वेशन वी कैन कैलकुलेट द मास ऑफ द रेन ड्रॉप। कितना मास था रेन ड्रॉप का वो कैलकुलेट कर लिया जाएगा, विच अप्रोक्सीमेटली कम्स आउट टू 3.3 इंटू 10 पावर -5। ठीक है, 3.3 इंटू 10 पावर -5 किलोग्राम के आसपास हमारे पास मास निकल के आता है। अब अगर अपन से कोई पूछे कि भाई हाफ डिस्टेंस में वर्क डन निकालो ग्रेविटेशन फोर्स का, नाउ सी ग्रेविटेशन फोर्स इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स mg, सो ग्रेविटेशन फोर्स तो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, तो वर्क डन क्या होगा, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स है mg, डिस्प्लेसमेंट कितना है 250 मीटर हाफ डिस्टेंस के लिए। सो डायरेक्टली हम यहाँ से मास को ऊपर से पुट कर देंगे 3.3 इंटू 10 पावर -5 मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाई बाय 250, और यहाँ से मेरे पास वर्क डन कैलकुलेट हो जाएगा फॉर हाफ ऑफ द जर्नी। तो ये फर्स्ट हाफ के लिए मैंने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया। फर्स्ट हाफ के लिए अगर मैंने वर्क डन कैलकुलेट कर लिया, तो इसी तरीके से सेकंड हाफ के लिए भी आप ग्रेविटेशन फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट कर सकते हो। सिंपल सी बात है, अपन को नीचे देखने वाला फोर्स देखना है, नीचे लगने वाला फोर्स देखना है, कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ वो देखना है। ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट विल गिव द वर्क डन इन बोथ द केसेस। कोई भी दिक्कत यहाँ पर नहीं आनी चाहिए। फटाफट बताइए ये चीज सबको क्लियर है क्या? जी, पहले मास निकाल लिया, डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, लेकिन हमें पता है वाटर की डेंसिटी कितनी होती है 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलिए, ये तो बात हो गई वर्क डन की फर्स्ट और सेकंड हाफ इन द जर्नी। लेकिन हम सिर्फ वर्क डन नहीं निकालना चाहते हैं, हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर और भी कोई चीज प्रोवाइड कर रखी है। वो क्या चीज प्रोवाइड कर रखी है हम उसकी भी बात करते हैं। आइए सी, तो यहाँ पर मैं मास को डायरेक्टली लिख देता हूँ। मास इज गिवन एज 3.3 इंटू 10 पावर -5 किलोग्राम। नाउ क्वेश्चन में सेकंड चीज क्या बोल रखी है, व्हाट इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स इन द एंटायर जर्नी इफ इट्स स्पीड ऑन रीचिंग द ग्राउंड इज 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब जब ये रेन ड्रॉप नीचे गिरते हुए ग्राउंड को अप्रोच कर जाती है, ग्राउंड पे पहुंच जाती है, तो यहाँ पर इसकी फाइनल वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड रहती है। चलिए, हम जानते हैं कि इस हमेशा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाइड होता है। इसके पास टॉप मोस्ट पोजीशन पे एक पोटेंशियल एनर्जी थी, और वो पोटेंशियल एनर्जी एट द टॉप कितनी होनी चाहिए थी, तो mg के h के बराबर होनी चाहिए। और यही पोटेंशियल एनर्जी सारी की सारी काइनेटिक में कन्वर्ट हो जानी चाहिए। लेकिन बोल रहा है कि कुछ यहाँ पर रेजिस्टिव फोर्सेस ऐसे एक्ट कर रहे हैं जिनकी वजह से एनर्जी में लॉस है। और जितना चेंज इन एनर्जी होता है बेटा वही तो जितना चेंज इन एनर्जी होता है बेटा वही तो यहाँ पर वर्क डन के बराबर होगा। सो अपन ये कहाँ से निकाला, ये हमने बताया फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम। फ्रॉम वर्क एनर्जी थ्योरम क्या कहता है, जो चेंज इन एनर्जी है वो वर्क डन के बराबर है। ये हम वर्क एनर्जी थ्योरम में पढ़ चुके हैं। सो हम इसी चीज को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कैसे, ध्यान से देखिए, इसके पास टोटल एनर्जी एट द टॉप कितनी थी, तो mgh थी।
ये mgh सारी की सारी कन्वर्ट हो जानी चाहिए थी काइनेटिक एनर्जी में, लेकिन फाइनली काइनेटिक एनर्जी एट बॉटम पॉइंट कितनी निकल के आती है, तो वो हाफ एम वी स्क्वायर से निकल के आती है, जिसमें हाफ एम तो हमें पता है 3.3 और वी कितना है 10 मीटर पर सेकेंड। सो हमने इनिशियल एनर्जी भी निकाल ली, फाइनल एनर्जी भी निकाल ली, इसका जो डिफरेंस लेंगे सो जो भी वर्क डन होगा वो यहाँ पर क्या होगा, जो भी इनिशियल एनर्जी मेरे पास निकल के आई दिस E1 एनर्जी एंड जो भी फाइनल एनर्जी निकल के आई E2 एनर्जी, सो हम इनिशियल टोटल एनर्जी में से फाइनल टोटल एनर्जी को माइनस करेंगे, बीच रास्ते में जो भी वर्क डन हुआ होगा वो अपन इस पर्टिकुलर इक्वेशन से कैलकुलेट कर लेंगे। सिंपल सी बात थी। कौन सा फंडा लग रहा है यहाँ पर, वर्क एनर्जी थ्योरम वाला फंडा लग रहा है। वर्क एनर्जी थ्योरम को आपको ध्यान से हमेशा याद रखना है that whatever is the change in total energy of the system, that much amount of work done is done on the system, work is done on the system। तो सिंपल सी बात है, किसी को कोई भी डाउट है तो आप हैंड रेज करके बताइए। If anybody is having any doubt, then raise your hands। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ गैस मॉलिक्यूल, ठीक है, अ मॉलिक्यूल इन अ गैस कंटेनर hits the horizontal wall with a speed of 250 meter per second and at an angle 30 degree with the normal and rebounds with the same velocity, is the momentum conserved in the collision and is the collision elastic or inelastic। ये अपन से पूछा जा रहा है। सो एक वॉल है हॉरिजॉन्टल, सही है, हॉरिजॉन्टल वॉल है। इसको समझने के लिए अपन इस तरीके से बनाते हैं, एक्स और वाई एक्सेस को कंसीडर करते हुए मैं ऐसे कंसीडर कर लेता हूं इसको, ये लो हॉरिजॉन्टल वॉल, ठीक है, ये मेरी हॉरिजॉन्टल वॉल थी। इस हॉरिजॉन्टल वॉल पे मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर नॉर्मल के थ्रू मैंने पार्टिकल को भेजा कितनी वेलोसिटी से, ये लो यहाँ पर पार्टिकल आ रहा है, ये रहा या पार्टिकल यहाँ से कितनी वेलोसिटी से आया, तो इनिशियल वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड से आया। आफ्टर स्ट्राइकिंग ये पर्टिकुलर पार्टिकल कितनी वेलोसिटी से चला जाता है, तो आफ्टर स्ट्राइकिंग इट मूव्स विद द सेम वेलोसिटी 200 मीटर पर सेकंड। सिंपल सी बात है। बेटा पहली बात तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि क्या कोलिजन इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है। हम जानते हैं इलास्टिक कोलिजन मतलब काइनेटिक एनर्जी इनिशियल बराबर काइनेटिक एनर्जी फाइनल, बट इन इलास्टिक में काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इज नॉट इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फाइनल। ये हो गया इलास्टिक, ठीक है, और ये हो गया इन इलास्टिक। अब कौन मुझे यहाँ बता सकता है कि ये कोलिजन इलास्टिक है कि इन इलास्टिक है? यस, रेज the initial and final velocities of this particular particle is same, and if the initial and final velocity is same, then we can say that the particular kinetic energies are also equal। if the kinetic energies are also equal तो हमारे पास collision कैसा हो गया, इलास्टिक हो गया। सिंपल सी बात। दूसरी चीज पूछ रहा है क्या मोमेंटम कंजर्व्ड है, क्या मोमेंटम कंजर्व्ड है, तो उसके लिए अपन को इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को चेक करना पड़ेगा। इनिशियल और फाइनल मोमेंटम को चेक करने के लिए आप देखो क्या करो, सबसे पहले एक एक्स एक्सिस को मानेंगे और एक वाई एक्सिस को मानेंगे। तो ये लो यहाँ पर मैंने वाई एक्सिस मान लिया एंड दिस इज द एक्स एक्सिस। अब ध्यान से देखिए, इफ दिस एंगल इज 30 डिग्री, ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास 30 डिग्री इधर भी निकल के आता है, ये एंगल भी 30 डिग्री होगा। ये 30 डिग्री है तो ये वाला एंगल कितना होगा, 60 डिग्री। अब एक मेरे पास यहाँ से मैं मोमेंटम निकाल सकता हूँ इन दी एक्स डायरेक्शन और एक मैं यहाँ से मोमेंटम निकाल सकता हूँ इन दी वाई डायरेक्शन। सिमिलरली मैं आफ्टर कोलिजन भी वेलोसिटीज को कैलकुलेट कर सकता हूँ। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इस तरीके से रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी इस तरीके से रहेगी, और दोनों ही डायरेक्शंस में मैं मोमेंटम निकाल सकता हूँ। देखो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन इनिशियल, यहाँ मैं लिखूंगा मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इनिशियल, ये हो जाएगा मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन फाइनल, और इसको बोल सकता हूँ मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन फाइनल। सही है। मोमेंटम कंजर्व का मतलब क्या है, जितना इनिशियल मोमेंटम उतना ही फाइनल मोमेंटम होना चाहिए। तो मोमेंटम निकालने के लिए वी हैव द फॉर्मूला m into v। नाउ वी कैन कैलकुलेट मास इनटू वेलोसिटी फॉर ईच केस, इनिशियल x डायरेक्शन में भी, इनिशियल y डायरेक्शन में भी, इनिशियल फाइनल y डायरेक्शन में भी और फाइनल x डायरेक्शन में भी अपन निकाल सकते हैं और यहाँ से प्रूव कर सकते हैं दैट मोमेंटम इज कंजर्व्ड और नॉट। ठीक है, अगर आप लोग ये कर पाएंगे
मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इनिशियल कैसे निकालेंगे? सो द मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन इनिशियल विल बी इक्वल टू मास ऑफ दिस बॉडी मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी एक्स डायरेक्शन में कैसे निकलेगी? तो 200 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी थी, उसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट 60 डिग्री पे दिख रहा है, सो डायरेक्टली वी कैन से मास ऑफ वेलोसिटी मास कितना है मेरे पास, तो डायरेक्टली मैं m ही कंसीडर कर सकता हूं, इनिशियल वेलोसिटी को मैं u मान सकता हूं, और उसका भी x डायरेक्शन के लिए कौन सा कंपोनेंट लेंगे? cos 60 कंपोनेंट ले लेंगे। फाइनल वेलोसिटी की बात करें, चलिए फाइनल वेलोसिटी, तो फाइनल मोमेंटम इन x डायरेक्शन विल बी इक्वल टू मास इनटू फाइनल वेलोसिटी इन x डायरेक्शन अभी भी ये पर्टिकुलर 60 डिग्री के एंगल पे ही है, तो मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी 60 डिग्री। देखो इनिशियल और फाइनल मोमेंटम क्या है, सेम दिख रहा है, सो दैट इट इज y डायरेक्शन के लिए भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। y डायरेक्शन में कोलिजन के टाइम पे मोमेंटम थोड़ा सा चेंज हुआ, डायरेक्शन हो गई ऑपोजिट, उस जगह पे फोर्स लगा होगा, फोर्स कितना लगा होगा वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू फोर्स, ठीक है, बट इट इज नॉट आस्क्ड इन द क्वेश्चन, लेकिन फिर भी आपको पता है लॉज ऑफ मोशन में पढ़ रखा है। चलिए मूविंग ऑन टू दिस का लास्ट क्वेश्चन। सो ऐसा करेंगे बेटा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज की क्लास का। हम क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है अ पंप ऑन द ग्राउंड फ्लोर ऑफ द बिल्डिंग कैन पंप वाटर टू ए टैंक, ठीक है, कैन पंप वाटर टू, मतलब एक टैंक है यहाँ पर मेरे पास, ये रहा टैंक, यहाँ पर बनाते हैं, ये लो टैंक मेरे पास, ये वाटर टैंक है, इसका वॉल्यूम मुझे, ठीक है, इसको अपन फिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ ए पंप, एक पंप लगा रखा है मैंने नीचे यहाँ पर कहीं, और इस पंप के हेल्प से अपन इसको फिल, टैंक को 15 मिनट के अंदर फिल कर देते हैं, मतलब टाइम जो लगा वो 15 मिनट्स लगा। अब जो टैंक है ये ग्राउंड से 40 मीटर की हाइट पे है, टैंक जो है वो ग्राउंड से 40 मीटर की हाइट पे है। द एफिशिएंसी ऑफ द पंप इज इक्वल टू 30%। एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर को ही एफिशिएंसी कहा जाता है बेटा। चलिए इसके बाद पूछ रहा हाउ मच इलेक्ट्रिक पावर इज कंज्यूम्ड बाय द पंप। भाई पंप ने कितनी इलेक्ट्रिक पावर को कंज्यूम कर लिया है ये अपन से देखो। वी नो द डेंसिटी ऑफ वाटर इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये हम जानते हैं, ठीक है, तो कितना मास इससे पंप करना पड़ेगा? हम पूरा टैंक फिल मीटर क्यूब होना चाहिए, ठीक है, तो मास ऑफ वाटर कितना हो जाएगा? तो डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, मास ऑफ वाटर कितना पंप करना है, डेंसिटी कितनी, वॉल्यूम है 30, डेंसिटी है 1000, सो यहाँ से मेरे पास कितना निकला केजी, मतलब इतना मास मुझे पंप करना है ऊपर तक, इतना मास मुझे पंप करना है, सिंपल सी बात है। चलिए नाउ हमें बोला जा रहा है कि 15 मिनट लगते हैं इसको भरने में, इतना वर्क डन करना पड़ेगा, सो एक्चुअल में इसे वर्क डन करना पड़ेगा जितना, देखो हाइट है ऊपर की तरफ, पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? mgh, सो ये mgh आ गई टॉप मोस्ट पोजीशन पे पोटेंशियल एनर्जी, हम चाहते हैं कि इतनी पोटेंशियल एनर्जी फाइनली वो mgh, ठीक है, और पावर निकालने के लिए अपन क्या करेंगे? mgh डिवाइडेड बाय टाइम, ये एक्चुअल पावर आ गई मेरी, ये क्या आ गई? एक्चुअल पावर विच इज रिक्वायर्ड, सही है। लेकिन हम बोलते हैं मतलब क्या होता है कि इतना ही काम करवा पाया, आउटपुट पावर 30% थी, इनपुट हमने बहुत ज्यादा दिया था, 70% लॉस हो गया, सिर्फ 30% ही यूटिलाइज हो पाया, तो एक्चुअल पावर विच इज नीडेड इज mgh अपॉन टाइम, एक्चुअल पावर विच इज नीडेड इज mgh अपॉन टाइम, तो p एक्चुअल gh यहाँ पर अपन लिख सकते हैं, मास इज 3 × 10⁴, g को अपन 10 ले लेते हैं, h को अपन यहाँ पर ले लेते हैं 4040, डिवाइडेड बाय टाइम इज 15 मिनट्स, मिनट्स को अपन सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल सीधी सी बात। इसको सॉल्व करते ही हमें एक्चुअल पावर कैलकुलेट हो जाएगी। पंप जो है वो 70% लॉस कर देता है, 70% लॉस कर देता है, इसका मतलब देखो पावर आउटपुट तो हमें इतना चाहिए, एफिशिएंसी कितनी है? 30%, तो इनपुट पावर कितनी होगी? वो इनपुट पावर अपन इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर लेंगे और निकाल लेंगे। फटाफट बताइए रीजन। भाई हमें पता है कि ऊपर पोटेंशियल एनर्जी कितनी हो जानी चाहिए? mgh, तो वर्क डन भी कितना करना पड़ेगा? इसके बराबर करना पड़ेगा। टाइम कितना अपॉन टाइम? 30% की एफिशिएंसी है, एक्चुअल पावर अपन ने निकाल ली, तो इनपुट पावर कितनी होगी? फॉर्मूले पुट करेंगे एफिशिएंसी के और निकाल लेंगे। फटाफट रीजन करके बताइए फास्ट।